बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, मतलब गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। मित्रों, ऐसा हाल के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई मौकों पर कहा गया। गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का जोरदार तरीके से समर्थन करते हुए उनका कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बिक्री से जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल जन कल्याण योजनाओं, मसलन जल और साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पे किया जाएगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि 4 रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। तो देश के प्रधानमंत्री का यह कथन शीशे की तरह साफ है कि वर्तमान सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने या फिर निजीकरण के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि आखिर इतने बुद्धिजीवियों एवं देश के सर्वोच्च परीक्षाओं के पास करके आए हुए विभिन्न विभागों के प्रशासकों के होने के बावजूद सरकार सरकारी कंपनियों को क्यों बेचना चाहती है? क्या निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट ही देश के विकास के लिए एकमात्र विकल्प है? और इसका भी जवाब ढूंढेंगे कि निजीकरण देश के लिए हितकारी है या हानिकारक है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत के लिए उसका राजकोषीय घाटा एक बहुत बड़ी समस्या रही है। राजकोषीय घाटा का मतलब खर्चा बहुत ज्यादा और कमाई कम, मतलब खर्चा और कमाई में बहुत बड़ा अंतर। तो आज इस अंतर से निपटने के लिए सरकार 3 तरह से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। एक है विनिवेश, दूसरा निजीकरण और तीसरा है सरकारी संपत्तियों की बिक्री। सरकार का टारगेट है कि इस साल वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने हिस्सेदारी की बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों, वैसे सामान्यतः निजीकरण और विनिवेश को अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निजीकरण उससे कुछ अलग है। इसमें सरकार अपनी कंपनी में 51% मतलब 51% या उससे ज्यादा हिस्सा किसी कंपनी को बेचती है, जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट सरकार से हटकर खरीदार के पास चला जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसायों को निजी संस्थाओं को बेचना निजीकरण कहलाता है, जबकि विनिवेश में सरकार अपनी कंपनियों के कुछ हिस्से को निजी क्षेत्र में या किसी और सरकारी कंपनी को बेचती है, मतलब उस कंपनी में सरकार का स्वामित्व होता है। दोस्तों, वास्तव में उदारीकरण के बाद देश में निजीकरण का माहौल तेजी से बढ़ा है। सरकारें निजीकरण को अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में देख रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सामाजिक क्षेत्रों से लेकर के रक्षा के क्षेत्र तक में विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। विनिवेश के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि सरकारी कंपनियों में काम काज का तरीका प्रोफेशनल नहीं रह गया है और उस वजह से बहुत सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं और वे विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के समक्ष टिक नहीं पाती। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP के तहत निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे कामकाज के तरीके में बदलाव होगा और कंपनी को प्राइवेट हाथों से बेचे जाने से जो पैसा आएगा उसे जनता के लिए बेहतर सेवाएं मुहैया करवाने में लगाया जा सके। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर निजीकरण से भारत को लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ये कहूं कि निजी संस्था होने से काम की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि सरकारी संस्था में नौकरशाही का बोलबाला होता है, जिससे काम की गुणवत्ता बहुत खराब रहती है। निजी संस्था के काम में
निपुणता अधिक होती है। निजी संस्था काम में अधिक विकल्प मिलते हैं क्योंकि निजी व्यवसाय मानव और वित्तीय संसाधनों पर केंद्रित रहते हैं, जो कि सरकारी संस्था में कतई संभव नहीं है। सबसे खास तो यह है कि सरकारी संस्थाओं में रिश्वतखोरी की बड़ी समस्या है, जो निजी संस्थाओं में इसकी गुंजाइश नाम मात्र की होती है। और साथ ही साथ निजी संस्था में सरकारी संस्थाओं की भांति राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहता है। निजी संस्था में जवाबदेही सीधे उपभोक्ता को संस्था और उसके मालिक की होगी, परंतु सरकारी संस्था में संस्था की जवाबदेही राजनीतिक हितधारियों की होगी, जो लोग उसे अपना समझते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो जहां जहां निजी क्षेत्र ने कदम बढ़ाए हैं, लोगों की परेशानियां कम हुई, उनकी जिंदगी बेहतर हुई है, सेवाएं उनको घर बैठे मिल रही हैं और वो पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं। बीमा, निर्माण क्षेत्र, आवास, बैंक, दूरसंचार, मनोरंजन, कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए। हालांकि अभी इस दायरे को और भी अधिक बढ़ाने की जरूरत है, उनकी क्वालिटी में भी विस्तार करने की जरूरत है। निजी क्षेत्र की अपार संभावनाओं को तलाशने की भी बहुत जरूरत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा एक जमाने में टेलीफोन के कनेक्शन के लिए या गैस और ऐसे अन्य सेवाओं के लिए मंत्री से लेकर संतरी तक की सिफारिश लगानी पड़ती थी, तब जाकर सालों का काम महीनों में हुआ करता था। लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है? शायद आज के टीनेजर्स और युवा इन सब बातों पर यकीन न करें, लेकिन ये हमारा भूतकाल रहा है, जहां हर चीज के लिए लाइन में लगना जरूरी था। लेकिन सच मानिए, सरकार ने जिस किसी भी क्षेत्र में कदम रखा, उसका बेड़ा गर्क हुआ है। आज चुटकियों में गैस, मोबाइल कनेक्शन और चंद सेकंड में पसंदीदा गाड़ी आपकी, अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा होटल, कुछ भी आप ले सकते हैं। और जब देश के कर्मठ एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को करदाताओं के पैसे के जरिए चलाने से संसाधन बेकार होता है, तो मित्रों, समझना लाजमी हो जाता है कि आखिर क्या कारण है कि सरकार के पास सारे संसाधन होते हुए भी, उनका ये बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी नवरत्न और उनके लघु रत्न जैसे उपक्रम क्यों घाटे की बात की जा रही है, उनके बेचने की क्यों बात की जा रही है। मोदी जी ने कहा है कि निजी क्षेत्र अपने साथ निवेश, वैश्विक सर्वश्रेष्ठ व्यवहार, बेहतरीन प्रबंधन में बदलाव और आधुनिकीकरण लाता है। तो यह काम सार्वजनिक क्षेत्र क्यों नहीं कर सकता? आखिर सरकार हार क्यों मान रही है? तो मित्रों, इसका प्रमुख कारण है कर्मचारीगण, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की तिकड़ी। सुना है ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हमारे देश में सरकारी उपक्रमों की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है, यहाँ तक कि जनता की भी उदासीनता उसमें होती है। जनता भी उसके लिए सक्रिय नहीं हो पाता है। कई बार तो उसे सरकारी संपत्ति समझकर जनता भी उसका दुरुपयोग करती है। हर छोटे बड़े आंदोलनों में उसे नुकसान भी पहुंचाती है। उसमें काम करने वाले तो उसी दिन तक पूरी जान लगाते हैं जब तक उनकी नौकरी नहीं मिली होती है। जैसे ही नौकरी मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन, अपने ग्रेचुइटी और अपने फायदे की बात करते हैं, केवल अपना ख्याल रखते हैं। आज आप बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को देख रहे हैं। ये सब क्यों परेशान है? सिर्फ इसलिए कि 2 बैंकों के निजीकरण की बात सरकार द्वारा की गई है और इससे उन सब का हित प्रभावित दिख रहा है। ये लोग आम जनता या देश के लिए परेशान नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्हें यह दिन शायद देखने को नहीं मिलता। यह कटु सत्य है कि अगर आप बड़े सरकारी बैंक, नाम रखना लाजमी नहीं है, आप वहां जाते हैं, तो इन बड़े बैंकों में भी ग्राहकों को सुनने का इनके पास समय नहीं होता है। वो ग्राहकों को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं करते हैं। वहीं आप किसी प्राइवेट बैंक में जाएं, आपको अंतर साफ साफ दिख जाएगा। दोस्तों, अब आप देश के विकास की रीढ़ कही जाने वाली, उसकी आधार कही जाने वाली शिक्षा के क्षेत्र को ही देख लीजिए। आज शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों की सूची का हिस्सा है, यानी ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य था 100% शिक्षा का प्रसार, 100% शिक्षा का प्रसार। आज हर बच्चे पर लगभग 5000 से ज्यादा
रुपया सरकार प्रति माह खर्च करती है। भारत में 23 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी लगभग 13 लाख स्कूल से ज्यादा स्कूलों में जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो संख्या सबसे अधिक है। सरकारी स्कूलों में वे सब सुविधाएं मिल सकती हैं जो शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत तय की गई थी। बिल्डिंग, स्पोर्ट्स ग्राउंड, लाइब्रेरी, योग्य शिक्षक, कहीं कहीं तो स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी पढ़ाई। सरकार सरकारी स्कूलों की विवाह शिक्षा को अभी तक ठीक नहीं कर पाई है। वही हाल आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। सरकारी अस्पतालें अपनी दुर्दशा की गवाही चीख चीख कर देती हुई हर राज्य और शहर में मिल जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या विकास के लिए निजीकरण एवं विनियोग ही एकमात्र उपाय है, और क्या सरकार जैसा चाह रही है वैसा हो भी रहा है? तो जवाब आएगा शायद नहीं। वास्तव में निजीकरण उदारवाद का प्रतीक है। हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत में पूर्ण निजीकरण लाभदायक नहीं माना जा सकता। कुछ संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है, जिससे अर्थव्यवस्था का ठीक संतुलन बना रहेगा। निजीकरण से देश काफी तरक्की तो करेगा, मगर वास्तविकता यह भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार और निजी निवेश दोनों के बीच का संतुलन की जरूरत है। सरकार को निजी क्षेत्र में बाहरी मदद जारी रखनी होगी, अपना कंट्रोल जारी रखना होगा, ताकि निजी संस्थाएं नाजायज फायदा नहीं उठा पाए और सच में जनता का भला हो, न कि उन्हें तकलीफ पहुंचे। इसलिए निजीकरण एक सीमा तक तो हितकारी है, परंतु पूर्ण रूप से निजीकरण हानिकारक ही साबित हो सकता है, क्योंकि निजीकरण के कुछ अपने नुकसान भी हैं। निजीकरण से निजी संस्थाएं मुनाफाखोरी में लग जाती हैं। कई बार निजी संस्थाएं मुलाजिमों को ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे पाती। निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका होती है, क्योंकि आर्थिक मंदी में छटनी होने की पूरी संभावना रहती है। आपने लॉकडाउन में देखा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। इसके कारण बहुत से मुलाजिमों की नौकरी जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। निजी संस्थाओं से सरकार की आंख हट जाती है, सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जिसका कुछ निजी संस्थाएं पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और रही बात कंपनियों में घाटे का या असफल होने का, तो निजी कंपनियां भी इससे अछूता नहीं रही। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों, हर बीमारी का हल निजीकरण ही है, यह भी नहीं माना जा सकता। बहुत सारे बिजनेस लीडर्स का यह भी मानना है कि निजी सेक्टर का मालिकाना हक हो जाने से काम काज की प्रणाली अच्छी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, और इसको कई मामलों में देखा भी जा चुका है। उनका मानना है कि ऐसे में सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक और नीतिगत पहल करनी चाहिए। हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि निजीकरण सिर्फ अपने लाभ तक सीमित रहता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। आर्थिक और व्यावसायिक जगत के एक बड़े वर्ग का यह भी मानना है कि पिछले 30 सालों में जिस तरह से सरकारी कंपनियों को बेचा गया, वो विनिवेश था ही नहीं, बल्कि एक सरकारी कंपनी के शेयर्स को दूसरी सरकारी कंपनी में बेच दिया गया। इससे इसके परिणाम स्वरूप सरकार का बजट घाटा तो कम हो जाता है, लेकिन न तो इससे कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई फर्क पड़ता है और न ही कंपनी के काम काज के तरीके में कोई बेहतर बदलाव आता है। मतलब ज्यादातर मामलों में ये बही खाते को संतुलित करने वाला बजटीय प्रक्रिया ही साबित हुई है। यहाँ तक कि विनिवेश की प्रक्रिया भी अर्थव्यवस्था की तरह धीमी धीमी गति से चल रही है, और इसका धीमी रफ्तार का वजह इसका विरोध भी है, क्योंकि इससे नौकरियां जाने का खतरा है। ज्यादातर मजदूर संघ सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की बात है, अगर व्यापार करना सरकार का काम नहीं है तो सही भी मान लिया जाए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार का काम व्यापार को मदद करना और निजी कंपनियों के नियंत्रण करना भी है। अच्छा होता कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में से स्वामित्व खत्म करने की जगह उसके नियंत्रण से अपने आप को अलग रखे और एक इन्वेस्टर की तरह उसके फायदे की बात करे, और उनके सीईओ बिजनेस फील्ड से लाए जाते और उनको उनके मुनाफे के साथ सीधे जोड़ दिया जाता।
कर्मचारियों के काम को भी इंसेंटिव से जोड़ दिया जाता और हर समय एक निष्पक्ष ऑडिट कराया जाता। नौकरशाहों और नेताओं के हस्तक्षेप को खत्म कर दिया जाता और साथ ही साथ निजीकरण के मामले में सरकार को निजी उद्यमियों पर नियंत्रण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो ये भी माल्या और नीरव मोदी जैसे व्यवसायियों की तरह निचले नेताओं और बैंक कर्मियों से साठगांठ करके देश को चूना लगाने से नहीं चुकेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल सिस्टम को भी ऑडिट कराना बार बार जरूरी होना चाहिए। नहीं तो पता चलता है कि उनके परेशान करने और घुसखोरी के कारण निजी क्षेत्र भी असफल होने लगे। मित्रों, मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार जनता को भी सक्षम बनाए, क्योंकि सरकारी नियंत्रकों और वे निजी उद्यमियों के बीच के मिलीभगत से होने वाले गलत कार्यों पर आवाज उठा सके और अंततः जनता को भी सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को अपना समझकर उसके फायदे की बात करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, न कि उसको नुकसान पहुंचाने का काम करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को भी समझनी होगी वे सरकारी मतलब जनता के नौकर हैं। उनका काम जनता की सेवा करना है, न कि अपने भले के बारे में सोचना है। वे जनता की सेवा को दरकिनार नहीं कर सकते, अपने पॉकेट भरने के चक्कर में जनता का और सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं कर सकते। जिस दिन वे इस सब बातों को समझ जाएंगे, उन्हें निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी और देश अपने आप प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। तो मित्रों, ये था निजीकरण पर मेरा अपना विचार। कैसा लगा अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे के साथ में अपने विचार के साथ। तब तक आप सबको